हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जो हमारी 11वीं क्लास का बच्चों जो हमारा शेष टॉपिक रह गया था, पहले चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, वो चैप्टर में जो भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था की जो हमारी मूलभूत आपका विशेषताएं थी, और साथ में हम ये अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जब अंग्रेज आए थे और आज़ादी से पहले की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, उस अर्थव्यवस्था की स्थिति में हम प्रत्येक क्षेत्र को अच्छे से उनकी जांच पड़ताल कर रहे थे। और हमने उसमें अपना औद्योगिक क्षेत्र, आपका कृषि और व्यापार, ये सब क्षेत्र हम आपका देख चुके थे। और जैसे ही कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, जिसमें जब मैं आपको व्यापार पढ़ा रहा था, उस व्यापार की स्थिति में मैंने ये बताने की कोशिश करी आपको कि किस प्रकार से जो आपके ब्रिटिशर लोग थे वो भारत को किस माध्यम से आपका व्यापार कर रहे थे, और उनका क्या आपकी सुलभता आई जो उनका व्यापार हुआ सुएज नहर के आपके खुलने के कारण, कि जो उनका एक लंबा रास्ता था वो बहुत छोटा हो गया। और छोटा होने के कारण जो उनकी बाज़ार पर पहुंच थी, चाहे वो अपना कच्चा माल ले रहे हों या फिर जो भी आपके सामान या गुड्स जो आपके बना रहे थे, वो कहाँ पहुँचा रहे थे? भारतीय बाज़ारों में। और जो कच्चा माल कहाँ ले जा रहे थे अपना वापस यहाँ से, भारत से इंग्लैंड की तरफ। तो सुएज नहर खुलने से कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि एक तो उनका समय बहुत ज़्यादा आपका बचने लगा, और साथ में जो भी आपके यूरोप के जो अन्य देश थे, वहाँ भी उनका विश्व बाज़ार के लिए जो उन्हें आपका माल चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था, उसके लिए उन्हें बहुत अच्छी आपूर्ति एक प्रकार की आपकी बन गई थी। बच्चों क्लियर हुआ? जितना भी हम ये सब चीज़ें आपकी देख चुके थे। आज हमें देखनी है आपकी जनसंख्या, यानी कि उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब आपके ब्रिटिशर लोग थे, उस समय हमारी जनसंख्या की क्या स्थिति थी और किस प्रकार उसके क्या आंकड़े थे, वो सब हम लोग आज का जो हमारा आपका टॉपिक है, पहले सब्जेक्ट में ही जो पढ़ा रहा था, उसके अंदर हम लोग अध्ययन करने की आपके क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार मैं छोटा सा फिर भी आपको ब्रीफ में आपको रिवीजन कराना चाहूँगा कि मैंने कल क्या आपको पढ़ाया था। ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी किताब कॉपी लेके बच्चों बैठ गए होंगे। ध्यान दीजिए डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, कल मैं आपको जितना भी ये मैं आपको विश्व व्यापार के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारा विदेशी व्यापार था वो किस प्रकार से हो रहा था, कौन सी ऐसी नीतियां थी जिन नीतियों के माध्यम से वो आपका हमारे विश्व बाजार पर, और जो भी अन्य चीज़ें थीं, चाहे वो जो भी आवश्यकता की चीज़ें थीं जो बाज़ार में, वो किस प्रकार से अपने नियम थोप रहे थे, और ऐसा क्या कारण रहा जिससे कि भारतीय बाज़ार के जो आपके व्यापार के जो वस्तु थी वो कहीं ना कहीं आपके नहीं टिक पाई और धीरे धीरे वो आपके समाप्त हो गई। और कैसी उनकी नीति रही कि बस जो भारत का व्यापार था वो केवल एक देश आपके इंग्लैंड तक ही आपका सिमट कर रह गया। और साथ में हमने ये भी देखने की कोशिश करी थी बच्चों, जो भी सारी चीज़ें थी उनकी, वो क्या थी, केवल अपने देश को ही मेन आपका डेवलप करने की आपकी क्या रही थी, आपका कोशिश रही थी। और साथ में हमने जानने की कोशिश करी थी कि आपका सुएज नहर खुलने के माध्यम से क्या हुआ बच्चों। सुएज नहर खुलने से जो उनका एक व्यापार मार्ग जो बहुत लंबा उन्हें जो आपका ट्रैवल करना पड़ता था, वो एक बहुत छोटे ही आपकी डिस्टेंस होती वो उन्हें मिल गई। और सुएज नहर के आपके खुलने के कारण क्या हुआ, जो उनका व्यापार सुगम था और भी अच्छा हो गया। जो उनका व्यापार था, क्लियर है बच्चों, क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इससे आगे इतना मैं आपको बता चुका था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको ये बताया है इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी क्रम में हमारा जो आगे था बच्चों। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं आपकी जननांकीय परिस्थिति। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं आपको जननांकीय परिस्थिति का बताना चाहूँगा बच्चों। जो हमारी जननांकीय परिस्थिति होती है, असल में हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस समय जो हमारी जनसंख्या थी वो कैसी थी, क्या स्थिति थी हमारी जनसंख्या की, और हमने कैसे उसकी गणना करी, या फिर किस टाइम से हमारी जो जनसंख्या की गणना होना क्या हुई, आपके प्रारंभ हो गई बच्चों। तो ये सब चीज़ हम इस स्थिति में आपका देखेंगे उस समय। और जो मानव जीवन प्रत्याशा थी, चाहे वो आपकी महिला की हो चाहे आपकी पुरुषों की हो, वो किस प्रकार की थी, हम पूरी इन सब चीज़ों का जो भी अपना अध्ययन करेंगे वो हम अपनी जनगणना में, या जो भी हमारी जननांकीय आपकी परिस्थिति है उसमें करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड की तरफ। देखिए हम जननांकीय परिस्थिति में आपका देख रहे थे, और जो हमारे के डाटा जो हमें मिले हैं इस टाइम जब मैं आपको अभी अध्ययन कर रहा हूँ इस टाइम चैप्टर, ये आपका ब्रिटिश टाइम पीरियड के जो आपके वो थे डाटा है, उसके अनुसार ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत आपके ब्यौरे सबसे पहले 1881 ईस्वी की जनगणना के तहत
यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए कि जब सबसे पहले भारत की जनगणना आपकी कब होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1881 में सबसे पहले भारत की क्या होती है बच्चों, जनगणना होती है। ध्यान दीजिए, लॉर्ड मेयो इस समय के क्या थे, आपके वॉयसराय थे। कौन थे बच्चों, वॉयसराय। लॉर्ड मेयो के टाइम पर क्या होती है, आपकी पहली भारत की जनगणना होती है। और ये प्रश्न भी देखिए, जब आप अपनी परीक्षा में बैठेंगे या फिर एक अपने सामान्य आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे देश की जनगणना कब शुरू हुई, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों 1881 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या हुआ, भारत की आपकी जनगणना हुई। देखिए, जो उस समय भारत की जनगणना आप केवल स्वतंत्र भारत की नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत की, क्योंकि इस समय जो आपके रूल कर रहे थे इंडिया में, वो लोग कौन कर रहे थे, आपका ब्रिटिशर। तो ये जो पहली हमारी जनगणना हुई थी, तो ये बच्चों किसने कराई थी, जो आपके ब्रिटिशर हैं इन्होंने कराई थी। क्लियर हो गया। और ये कब हुई थी, 1881 ईस्वी में। इसलिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत में जनगणना का श्रेय आपको ये जो जाता है किसे जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले श्रेय जो ब्रिटिशर हैं इनको ही जाता है, क्योंकि जो भी इन्होंने कराया था ये सब इनकी ही अपने आंकड़े और जो इनकी सीमाएं थी उसके अनुसार कराया था। क्लियर है बच्चों। देखिए, एकत्रित अब किए गए जो भी कुछ आंकड़े थे या जो उनकी सीमाएं थी, उन्होंने अपने अनुसार ही सब चीज़ों को आपको बनाया था बच्चों। क्लियर है। देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। फिर भी इसमें भारतीय जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट होती है। कह रहा है कि उस समय जो भी आपकी जनगणना, जो हमारी समृद्धि थी, जो आपकी बढ़ रही थी, उसमें जो आपकी विषमता थी, जो उसमें अलग अलग चीजें थी, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। क्लियर है बच्चों। क्योंकि उस समय जो उन्होंने जनगणना कराई थी, उन्होंने अपने अनुसार कराई थी, और उस जनगणना के अंदर भी उन्होंने वो चीज़ों को लिया जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी, ना कि सब चीज़ों को। जैसे बच्चों, अगर आज जो हमारी आपकी जनगणना होती है, क्लियर है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर क्या होती है, हमारी आपकी जनगणना होती है। और उस जनगणना के अनुसार अगर आज की आप वो देखेंगे जनगणना, तो उसमें हर क्षेत्र को, भारत के जितने भी आपके राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें हर चीज़ के आकलन जो हमारे डाटे होते हैं उनको सबको एक साथ कर लोगों के सामने रखा जाता है कि हम इस प्रकार जो है, इस राज्य में इतनी जनसंख्या है, उस राज्य में इतनी जनसंख्या है, या वर्तमान में भारत किस जनसंख्या की ओर आपके बढ़ रहा है, इस बारे में हमें सब जानकारी मिलती है। लेकिन जो हमारी ब्रिटिश टाइम में जो हमारी जनगणना कराई गई थी बच्चों, उसमें ऐसा सब कुछ नहीं था। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती थी। यानी कि आप ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो आपकी जनगणना हुई थी, उसमें कोई ऐसा समय निश्चित नहीं कर दिया गया था कि जनगणना आपकी कब होगी। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया, आप देख सकते हैं 1921 में। ऐसे जब भी 1921 के बाद जो भी आपकी जनगणना हुई, वो कैसी हुई, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। यानी कि जब आपकी जनगणना होती है और उसके बाद की जो भी आपकी जनगणना हुई, वो कोई उनका जो आपका निश्चित आपका टाइम पीरियड नहीं था बच्चों, कोई आपका निश्चित समय नहीं था। यानी कि जब उनका मन करता था वो तब उसकी जनगणना आपकी करवा सकते थे। लेकिन 1921 के बाद ऐसा निश्चित कर दिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होगी बच्चों, जनगणना होगी। तो ध्यान रहेगा। और आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि जो भारत की जनगणना होती है आज भी बच्चों, वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। देखिए, 2011 में अभी क्या हुई थी, हमारी आपकी जनगणना हुई थी। अब जो होगी नई जनगणना 2000 किस में आएगी बच्चों, आप सोच के बताइए। 20 में कंप्लीट हो जाएंगे, 21 में जो है आपकी नई जनगणना हमारी आएगी बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। अब देखिए, एक शब्द आया है जनसंख्या संक्रमण। बच्चों ध्यान दीजिए आप मेरी तरफ। मैं ये बताना चाहूँगा, जब ऐसी स्थिति रही हमारे बीच कि जब भी अगर आप भारत की जनसंख्या को देखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि भारत की जनसंख्या आपकी घटी हो, हमेशा वो आपकी बढ़ी है। चाहे 1831 के जो आपके डाटे आए हों, या फिर जो भी उससे पहले आपकी जनगणना रही हो, या फिर जो भी 1921 के बाद की जो भी आपकी जनगणना है, कहीं ना कहीं भारत की जो जनसंख्या थी उसमें हमेशा वृद्धि दिखाई दी। लेकिन 1921 का जो आपका दशक है बच्चों, इस दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की जनसंख्या आपका बढ़कर नहीं बल्कि कम हो गई थी। यानी कि ये 10 साल ऐसे थे 1921 के बच्चों, जहां भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ी।
क्या नहीं हुआ, इसमें कुछ ऐसे कारण हुए। आप ये मान सकते हैं कि इस समय जो आपके रोग थे, जो आपकी महामारियां थी, उनकी बहुत ज़्यादा बारंबारता थी। यानी कि आप देखिए, जो आपका जन्म दर थी वो कहीं ना कहीं अधिक थी, लेकिन मृत्यु दर जन्म दर से बहुत ज़्यादा थी। और मृत्यु दर अधिक होने की वजह से हमारी जनसंख्या कैसी होगी, संक्रमण काल में पड़ गई। यानी कि आप ये सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि 1921 का ऐसा दशक था जहां जनसंख्या हमारी कम हुई, ना कि वृद्धि। क्लियर है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, या आपके परीक्षा में पूछ ले कि भारत की जनसंख्या का कौन सा ऐसा दशक रहा है जिस दशक के दौरान हमारी जनसंख्या घटी है या आपका संक्रमण का काल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 1921 का ऐसा समय रहा है जब हमारी जनसंख्या क्या हुई है बच्चों, कम हुई है। ध्यान दीजिए इससे आगे देखिए। तो ये हमने ऐसी स्थिति पढ़ ली थी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। तो ये सब आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक में, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा कौन सा टाइम था कि जब हमारी जनसंख्या क्या रही, संक्रमण की स्थिति से बच्चों आपका गुजरी थी। तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 1921 का टाइम था जो हमारी जनसंख्या संक्रमण की स्थिति से गुजरी। किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। ये कह रहा है कि 1921 के जो टाइम था, अगर आप वहाँ देखेंगे उस टाइम में, तो हमारी इतनी बड़ी आपकी जनसंख्या नहीं थी। देखिए, अगर आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान के समय में देखें, प्रेजेंट में, तो बच्चों हम विश्व की दूसरे नंबर की आपकी जनसंख्या रखते हैं। पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर भारत। यानी कि जितनी जनसंख्या आज हमारे पास है, इतनी हमारे उस समय नहीं थी जब हम आज़ाद हुए थे, या आप उससे पहले की बात करें आज़ादी की, तो उस समय हमारी ना तो इतनी बड़ी जनसंख्या थी और ना ही इतनी बड़े दर से बढ़ रही थी। देखिए, जनसंख्या उस समय नहीं बढ़ रही थी, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उस समय पूरी जो आपकी थी हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर आप उस समय की बात करें जब आपका ब्रिटिशर थे, तो उस समय क्या नहीं थी बच्चों, आपकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी ना होने के कारण जो बार बार आपके रोग आपको देखने के मिलते हैं, पहले हैजा, चेचक और अन्य जो आपके प्रकार की जो महामारियां होती थी, उनसे बहुत ज़्यादा लोग मर जाया करते थे। ऐसा आपने सुना भी होगा, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको बताएंगे कि पहले ऐसी महामारियां होती थी कि एक गांव से दूसरे गांव तक आपका शिफ्ट होना पड़ता था। क्योंकि जब महामारी किस जगह फैल जाती थी, चाहे आपका प्लेग हो या फिर जो अन्य प्रकार की जो भी आपकी बीमारी हो, पहले बहुत बड़ी मात्रा में फैलती थी। आज देखिए कि आपने सुना होगा हैजा। हैजा तो अगर आज किसी को हो जाए बच्चों, तो बहुत एक छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी बीमारी थी और बहुत बड़ा आपका संक्रमण का रूप ले लेती थी। आज एग्जाम्पल के रूप में आप मान सकते हैं, जो हमारा ये टाइम आपका चल रहा कोविड का, आपका कोरोना का, ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति थी उस समय की जो 1921 में, क्योंकि वहाँ रोगों की बारंबारता बहुत ज़्यादा थी और बारंबारता होने की वजह से वहाँ लोग बहुत ज़्यादा मरे, और ज़्यादा मरने की वजह से उनकी डेथ रेट कैसी हो गई, ज़्यादा होगी। और बर्थ रेट भी कहीं ना कहीं उनकी अधिक थी, लेकिन बर्थ रेट के साथ जो डेथ रेट थी, उनकी मृत्यु दर थी, वो बहुत ज़्यादा रही। और यही कारण था कि उस समय हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमको नहीं मिल पाई, या हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या वृद्धि दर भी नहीं थी बच्चों। क्लियर हो गया? आगे देखिए। इतना हम आपको देख चुके हैं कि जो ये थी हमारी भारत के कोई आपकी एक विशाल जनसंख्या नहीं रही थी, और जो उसकी समृद्धि दर थी, जो उसका आपका ग्रोथ रेट था, वो भी इतना अच्छा नहीं रहता। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। यानी कि जो समाज के आपके कुछ ऐसे इंडिकेटर थे, जो आपके सूचक थे, वो भी कोई इतने खास नहीं थे बच्चे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% थी। अब देखिए, उस समय अगर आप बात करेंगे तो भारत की जो एजुकेशन आपकी लिटरेसी जो आपका रेट है, वो कितना था, मात्र 16%। अब देखिए कितना कम था, 16%। यानी कि अगर आप ढूंढेंगे तो भी आपको पढ़ने वाला नहीं मिलता उस टाइम। तो कितनी थी, 16% थी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? देखिए, ये तो जो आपको बता रहे हैं, इसमें बताइए कितना था, 16%। अगर ये स्थिति आप कहाँ देखोगे, महिलाओं में, देखिए इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य थी। यानी कि अगर आप उस समय की बात करें कि उस समय जब हमारा देश ऐसी स्थिति में गुजर रहा था, लगभग 1921 के समय में, तो इस समय जो हमारी ओवरऑल जो एजुकेशन जो हमारी आप बोल सकते हैं जो हमारी लिटरेसी थी, वो 16% थी, और महिलाओं की मतलब नगण्य, यानी कि ना के बराबर आपकी महिलाएं उस समय आपके साक्षर थीं। क्लियर है बच्चों? केवल 7% आंकी गई थी। यानी कि ये मान सकते हैं कि ऐसा उन्होंने ये अपनी गणना करी थी कि इस समय भारत की 7% महिलाएं ऐसी हैं जो आपकी शिक्षित हैं बच्चों। क्लियर हो गया? आज देखिए, आज के समय में और उस समय में कितना बड़ा अंतर रहा है एजुकेशन का, कि आज हमारी साक्षरता दर कितनी अधिक है
73% हम लोग आपका पहुंच चुके हैं ओवरऑल एवरेज में, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 16%। तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो अंतर दिखाई देता है वो बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे जिनके कारण हमारा जो साक्षर रेट है वो आपका नहीं बढ़ पाया। और आपने ये भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो साक्षर रेट हमारा नहीं बढ़ रहा, इसमें अंग्रेजों की कहीं ना कोई ऐसी नीति रही थी कि जो केवल इतने लोगों को आपका अच्छी शिक्षा देना चाहते थे जो उनके लिए केवल काम कर सके। उन्हें क्या मतलब था कि भारत में कोई शिक्षित हो या ना हो। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं हो पाती थी। यानी कि बच्चों अगर आप इस समय देखेंगे तो जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो आपके लोगों को आम जन सुविधाएं मिलती हैं, उस समय क्या नहीं थी, आपकी सुलभ नहीं थी। कहाँ से सुलभ होंगी अगर आप खुद सोचिए। इस समय जो था इतना, मतलब जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, जो आज इतनी टेक्नोलॉजी या आप दवाइयाँ वगैरह देखते हैं, वो इतना अच्छा विकास कहाँ था उस समय। और जो कुछ था भी, जो मान लीजिए ब्रिटिशरों के टाइम में हुआ भी, वो केवल उनके लिए था, ना कि यहाँ की जो भारत की, हमारे देश की आम जनता है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा दशक रहा है कि इस दशक में जो भी रहा हमारा जनसंख्या संक्रमण हमें सब ज़्यादा देखने के लिए मिला बच्चों। क्लियर है? हम आगे देखते हैं। साथ में जहाँ ये सुविधा उपलब्ध भी थी वहाँ नीतांक अपर्याप्त थी। यानी कि जहाँ भी ये आपकी पहुँच पाई ऐसी सुविधा, चाहे आपकी हेल्थ फैसिलिटी हो बच्चों या कुछ भी और चीज़ रही हो, उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपकी अच्छी नहीं थी। क्लियर हो गई? क्या नहीं थी? अच्छी नहीं थी। परिणाम स्वरूप मतलब जो उनके रिजल्ट रहे थे आपके, देखिए, जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का क्या था बच्चों? प्रकोप था। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस समय, अगर आप इस समय की बात करेंगे तो इस समय ऐसे संक्रमण थे बच्चों कि जो आपके जल के माध्यम से और जो आपके वायु के माध्यम से फैलते थे। यानी कि आप ये देख सकते हैं उस समय जो संक्रमण की मात्रा थी या जो आपकी बीमारी थी, उनकी बारंबारता कैसी थी उस समय? बहुत अधिक मात्रा में थी, क्योंकि जो संक्रमण रेट था उस समय बहुत ज़्यादा था। क्योंकि जो हमारी इतनी भी मेडिकल सुविधाएं थी, जो हमारी ये हेल्थ फैसिलिटी थी, इतनी अच्छी डेवलप ना होने के कारण ये सब चीज़ें आपकी बढ़ती थी। क्लियर है बच्चों? अब मैंने जैसे आपको बताया कि हैजा हो गया, टाइफाइड जो होता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने की वजह से होता है। और ना जाने कितनी ऐसी बीमारी हैं जो आपकी जल जनित हो सकती हैं या फिर हमारे खाद्यान्न से संबंधित भी हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी ऐसी उस समय बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ रही थी, जो एक व्यापक रूप में महामारी का रूप ले रही थी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो इतना हम लोग आपका देख चुके थे कि यहाँ क्या था, बहुत जो आपके रोग थे इनके बहुत बड़ा आपका प्रकोप था। इनसे व्यापक जन हानि का होना एक आम बात थी। यानी कि उस समय लोगों का मृत्यु होना एक क्या थी? आम बात थी। क्लियर हो गया? कोई आश्चर्य नहीं था कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। यानी कि आप ऐसा आश्चर्य मत चौंकिए कि आप चौंकिए मत कि उस समय जो डेथ रेट थी, मृत्यु दर थी, बहुत ज़्यादा थी। वो एक कॉमन सी बात थी उस समय, क्योंकि उस समय क्या थी? रोगों की बारंबारता थी। कि ऐसा नहीं कि जो आज मृत्यु दर है वो बहुत कम है और उस समय बहुत मृत्यु दर है, तो आपको ऐसा कोई चौंकने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यचकित मत होइए, अचंभित होना नहीं है कि इतनी डेथ रेट उस समय क्यों रही होगी, क्योंकि हम उसके सब कारण पढ़ चुके हैं। ऐसा क्या कारण है कि उस समय डेथ रेट बहुत ज़्यादा रही थी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। यानी कि आप उस समय देखिए जो हमारा शिशु बर्थ रेट है वो कहीं ना कहीं अधिक थी, लेकिन उससे ज़्यादा आप देखेंगे जो उसकी शिशु मृत्यु दर है वो बहुत अधिक आपकी चौंकाने वाली थी। यानी कि जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे थे बच्चों, वो कहीं ना कहीं जो उनकी मृत्यु थी, यानी कि ऐसा बच्चा जो आपका शिशु यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों की मृत्यु दर क्या थी? बहुत ज़्यादा रही थी इस समय, जो वर्तमान में आप देखें आज इतनी अधिक नहीं है। आगे देखते हैं। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 40% हजार हो गई है। देखिए 40 जो प्रतिशत हजार का मतलब है आपका प्रति हजार का बच्चों, 1000 पर केवल 40 ऐसे बच्चे हैं जो आपके जीवित नहीं रह पाते। क्लियर? कितने में से बच्चों? यानी कि 1000 में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो आपके जीवित नहीं रह पाते। यानी कि आज की तारीख में देखा जाए तो ये जो पहला परिप्रेक्ष्य है जो हम बात करेंगे इसकी, उसमें तो कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना एक ये 40 बहुत ज़्यादा है प्रति हजार में भी। क्लियर हो बच्चों? आगे देखते हैं। पर उस समय क्या थी? 218 थी। यानी कि आप देखिए
अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं और 1000 बच्चों में 218 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके जन्म से यानी कि 0 से 6 साल के अंदर ही उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि उस समय जो आपका मृत्यु दर था वो बहुत अधिक था, और उन अधिक कारणों में कहीं ना कहीं हमारी जो जन सुविधाएं थी, और आप मान सकते हैं उस समय की खाद्यान्न जो आपकी समस्या, भूखमरी, कुपोषण जैसी चीज़ें बहुत अधिक रही होंगी, जिसके कारण जो हमारे शिशु मृत्यु दर है वो बहुत कैसी थी, ज़्यादा रही होगी बच्चों। कितनी थी, क्लियर है आपको, 218। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग अपनी शिशु मृत्यु दर निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं, प्रति 1000 पे निकालते हैं। कितने पे निकालते हैं बच्चों, प्रति 1000 पे। तो वर्तमान में कितनी है आप, 40, यानी कि 1000 बच्चों में 40 बच्चों की क्या जाती है, मृत्यु। लेकिन उस समय कितनी थी, 218, यानी कि 1000 बच्चों में 218 बच्चे ऐसे थे जो आपका वो जिनकी मृत्यु हो जाती थी। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना मैंने आपको अब तक ये सब कुछ पढ़ाया है इतना तो आपको समझ आया होगा, जो हम संक्रमण पढ़ रहे हैं या फिर जननांकीय जो हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम देखते हैं, थोड़े सा आगे चलते हैं, जीवन प्रत्याशा कि जो उनकी जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी लंबी थी, क्या था, चलिए देखते हैं। जीवन प्रत्याशा का स्तर आज भी 68 वर्ष 68 वर्ष की तुलना में केवल 44 ही था। देखिए 44 का मतलब है, मैं आपको से बताना चाहूँगा बच्चों कि उस समय की अगर आप बात करेंगे, उस समय जो आपका व्यक्ति था बच्चों, आज की तारीख में अगर आप ओवर एवरेज देखिए तो एक व्यक्ति की आयु निकलती है आपका 68 वर्ष, यानी कि एक व्यक्ति की औसत आयु जो है उसकी जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल 68 साल जिएगा, एवरेज मान सकते हैं कि एक व्यक्ति भारत में 68 साल जीता है आज के समय में। लेकिन उस समय कितना जी रहा था बच्चों, केवल 44 वर्ष। अब देखिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज हम 68 वर्ष एक ओवर एवरेज आप निकालेंगे औसतन तो आपको पता लगेगा कि 68 वर्ष है, लेकिन ब्रिटिश टाइम के अंदर ये कितनी थी, 44 वर्ष। और देखिए तो 44 साल तो कुछ नहीं होती। आप ये मान सकते हैं कि मतलब इस समय व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा थी वो कैसी थी, बहुत कम थी। 44 साल की उम्र में ही क्या हो जाते थे, अधिकतर आदमी जो मतलब व्यक्ति थे वो एक्सपायर हो जाते थे, खत्म हो जाते थे बच्चों। आज के समय कितनी है, 68। तो अब देखिए ये सब जो हैं चीज़ें, ये आपके परीक्षा के लिहाज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उतनी ही ये आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 68, और पहले कितनी थी आपकी, 44। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में आज भी जीवन प्रत्याशा बहुत कम है। क्लियर हो गया, इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे हैं। भले ही अगर हम पहले से अगर कंपैरिजन करें 44 से तो 68 ज़्यादा ही दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं, जो विवस्त जो हमारे आंकड़ों का क्या अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी रेखा का प्रसार कितना था। कह रहा कि उस समय जो हमारे पास जो हमें डाटे मिले हैं बच्चों, जो हमारा डाटा है उस समय का, जो हमारे आंकड़े हमें प्रस्तुत हुए हैं, उन आंकड़ों में हम ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उस समय जो था कैसी गरीबी रही होगी। इसके बारे में हमें कोई इतनी खास पर्याप्त क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए जो आज की हमारी जनगणना होती है उन जनगणनाओं में ये सब चीज़ें आपकी मेंटेन की जाती हैं कि कौन सा देश ऐसा अच्छा है जो हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है, कौन सा ऐसा अच्छा है जो हर चीज़ों को पूरी तरह से आपका पर्याप्त करा पा रहा है, और भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसकी कम हुई है, किसका क्षेत्रफल कितने आधार पर रहा है, किसकी जनसंख्या कितना घनत्व है। ये सब चीज़ें आज की जनगणना में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो उस समय की आपकी जनगणना हो रही थी बच्चों, चाहे भले ही वो आपकी नियमित रूप से हो रही थी, उस जनगणना में इन सब चीज़ों का क्या मिलता है, हमें अभाव मिलता है देखने के लिए। ये सब चीज़ें नहीं थी। और आप ये मान सकते हैं कि जो उस समय डाटा रहा होगा, भले ही वो हमें पर्याप्त ना कराया गया हो, लेकिन उस समय गरीबी कैसी रही होगी, अपनी बहुत अच्छी चरम सीमा पर रही होगी। क्योंकि आप जान सकते हो कहीं ना कहीं वहाँ भी 1% खाद्यान्न की कमी तो थी बच्चों। क्लियर हो गया। क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि खाद्यान्न की कमी हो या जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, इन सब चीज़ों का अगर आप आकलन करेंगे, जो हमारी जीवन प्रत्याशा थी उस समय 44 वर्ष, वो कम थी। और यही जो हमारे जीवन प्रत्याशा है इस बात को सूचित करती है कि उस समय इन सब चीज़ों का क्या रहा होगा, अभाव रहा होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, इससे आगे ध्यान दीजिए। तो हम वहाँ देख लिया कि इसमें क्या थी, गरीबी भी बहुत अच्छी रही थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी पर्याप्त थी।
तो देखिए औपनिवेश जो आपका ब्रिटिश टाइम था, इस समय क्या था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, क्योंकि हम अब तक हर सेक्टर को हमने पढ़ा है, चाहे एग्रीकल्चर हो, औद्योगिक हो, बच्चों व्यापार हो, या फिर जो भी उनकी अन्य प्रकार की नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं किस रूप में पहुंच रही थी, भारत को अत्यंत आपका गरीब बनाने की कोशिश कर रही थी। परिमाण स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा भी बदतर थी। दशा भी क्या थी, बदतर थी। यानी कि आप देखिए जो जनसंख्या है उसकी भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। यानी कि आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि ना तो भारत की उस समय हेल्थ फैसिलिटी अच्छी रही बच्चों, ना उसकी जो आपकी जन सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए थी ना वो अच्छी रहीं, और जो ना ही जो आपकी औद्योगिक चीज़ थी ना वो अच्छी रहीं। और जो कम से कम जो हमारी जनसंख्या थी, जो एक किसी देश की जनसंख्या, उसकी कार्यशील जनसंख्या जो होती है, एक समृद्धि होती है, वो भी उस समय आपकी पूरी मात्रा में नहीं रही। और कहीं ना कहीं जनसंख्या जो आपकी अच्छी होनी चाहिए थी उसकी भी स्थिति क्या रही बच्चों, आपका बहुत खराब रही। तो हम आज का जो हमारा जितना आपका टॉपिक था, हमने इसमें जनगणना की हर स्थिति को, जननांके की हर स्थिति को कोशिश करी कि उस समय क्या स्थिति रही थी, और उस समय एजुकेशन रेट क्या था, जो हमारी साक्षरता दर क्या थी, और कैसी हेल्थ फैसिलिटी थी, और उस समय रोगों की कैसी बारंबारता थी और वो किस प्रकार से फैलते थे। और साथ में हमने ये भी देखा जो सकल मृत्यु दर है वो कैसी थी, यानी कि उस समय डेथ रेट बहुत ज़्यादा रही थी। और साथ में हमने शिशु मृत्यु दर को भी देखा, और हमें इसमें ये भी देखा कि उसमें जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी। और हमने साथ में ये भी देखा जो हमारी जीवन प्रत्याशा थी उस समय और आज के समय में क्या अंतर हमें दिखाई देता है। और हमने ये भी कोशिश करी कि उस समय जो था गरीबी कैसी रही थी, और जो भारत में पर्याप्त गरीबी के बाद जो भारत की जनसंख्या की दशा थी वो भी क्या थी, बदतर हो गई। यानी कि जनसंख्या तक भी अच्छी नहीं हो पाई। देखिए आज के समय में तो हम दूसरी हैं, मैंने बताया बच्चों कि हम विश्व की दूसरी जनसंख्या रखते हैं सारे वर्ल्ड में, पहले नंबर पर चाइना और दूसरे पे भारत। तो उस समय देखिए ऐसी क्या स्थिति रही, क्या कारण रहे कि पूरी जनसंख्या क्या हो गई आपकी मतलब अच्छी नहीं हो पाई। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जनसंख्या वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। और जो हमारा ये आपका टॉपिक है व्यावसायिक आपकी संरचना, इसको हम बच्चों देखिए, इसे हम जो हमारा अगला लेक्चर होगा हम उसमें इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे। आप सोचते होंगे सर बड़ा स्लो पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, आज इकोनॉमिक्स अपने आप में थोड़ा सा एक आपका कठिन सब्जेक्ट है, तो शुरुआत में बहुत धीरे से बेस बना के चलना पड़ता है ताकि आपको हर चीज़ें क्या हो जाएं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि हम भले ही कम पढ़ें लेकिन चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझ आनी चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। और कोई भी ऐसा बच्चा जो आज हमारा लेक्चर लेने से आपका छूट गया है किसी कारणवश, वो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपनी क्लास को दोबारा पढ़ सकता है, या फिर जो अन्य क्लासें हैं उनको भी आपका पढ़ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार घर जाके जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।